That's what they say. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Holy dude. अमेरिका का सबसे बदनाम सैनिक ठिकाना ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ बेहद गोपनीय प्रयोग किए जाते थे। प्रगति टेक्नोलॉजी, एलियन टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रयोग। कई दशकों तक चश्मदीदों ने इस सैनिक ठिकाने पर कई उड़ते अनोखे और अजीबोगरीब यान देखे थे। कहा जाता है कि अमेरिका के इसी सैनिक ठिकाने पर एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी थी। साल 1955 से ही ये अति गोपनीय सैनिक ठिकाना दक्षिणी नवाडा के दूर दराज रेगिस्तान में मौजूद हैं, जहां पर सेना के सबसे गुप्त परियोजनाएं यूटो स्पाई प्लेन F-117 स्टेल्थ फाइटर के साथ एरिया 51 के अंदरूनी जगहों पर प्रगति संपर्क से जुड़े काम हो रहे थे। एरिया 51 में काम कर चुके कई लोगों ने इंटरव्यू में कहा कि वहां पर इंजीनियर, फिजिसिस्ट, यूएफओलॉजिस्ट द्वारा एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर किया जा रहा था, क्योंकि वो हमारी टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा उन्नत थी। वहां पर परग्रही अंतरिक्ष यान मौजूद थे जिन पर अध्ययन और परीक्षण किए जा रहे थे। साथ ही में एंटी ग्रेविटी, हादसे में शिकार हुए अंतरिक्ष यानों का वर्गीकरण, मेटा मटेरियल्स, रिवर्स इंजीनियरिंग और एलियन बायोलॉजिकल जीवों पर रिसर्च और उन्हें डेवलप किया जा रहा था। और ये सब हो रहा था एरिया 51 में। 15 अगस्त 2013 लैंगली, वर्जीनिया। एक ऐतिहासिक घोषणा हुई। आखिरकार कई साल से संदेहवादी विद्वान और यूएफओ कम्युनिटी जिन अफवाहों का सच होने का दावा कर रहे थे उनकी पुष्टि हो गई। वहाँ की गवर्नमेंट को एरिया 51 के अस्तित्व को कबूल करने के लिए एक एक्ट के तहत मजबूर होना पड़ा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक याचिका दर्ज हुई और अंत में उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, एरिया 51 का वजूद है। कई दशकों तक गोपनीयता, इनकार और मामले को दबाए रखने के बाद CIA ने वो दस्तावेज आम कर दिए जिनमें एक अति गोपनीय सैनिक ठिकाने की चर्चा थी, एरिया 51 की। एरिया 51 के वजूद को स्वीकारने के बाद बहुत से लोग ये मानने लगे थे कि जल्द ही सरकार ये बता देगी कि हादसे का शिकार बने यूएफओज को कहाँ रखा गया है और उन पर प्रयोग कहाँ चल रहे हैं। पर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस एरिया 51 के वजूद को स्वीकारा। उन्होंने एलियन टेक्नोलॉजी, यूएफओज और अति गोपनीय सैनिक परियोजनाओं पर चुप्पी साधी। पर यहाँ ध्यान देने की सबसे जरूरी बात यह है कि जब अमेरिकी सरकार ने कई दशकों तक इस ठिकाने को गोपनीय रखा और परग्रही संपर्क से जुड़े मामलों को दबा के रखा है, तो 15 अगस्त 2013 के एरिया 51 के वजूद के ऐलान के बाद ये सैनिक ठिकाना अब कितना गुप्त रह गया है। और अब सब ये जान गए हैं कि ये वही ठिकाना है और वहाँ क्या चल रहा है, चाहे वहाँ हो रहे काम की ऑफिशियली किसी ने भी सामने आके पुष्टि न की हो। तो क्या एरिया 51 सेना के लिए अब उतने काम का नहीं रह गया जितना उसकी वजूद की पुष्टि होने से पहले था? तो अब वो सारे अति गोपनीय प्रयोग और एलियन टेक्नोलॉजी से जुड़े काम जाम उनका क्या, वो कहाँ हो रहे हैं? क्या उन्हें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है? तो इसका जवाब है जी हाँ। ये सारे प्रयोग और परियोजनाएं एक ऐसी दूसरी अति गोपनीय सैनिक ठिकाना जहां इनको आगे चलाया जा सके वहां स्थानांतरण कर दिया गया है, जो हो सकता है एरिया 52, जिसके सबूत भी सामने आए हैं। एरिया 51 को स्वीकार करने के बाद जो असली काम थे उन्हें एरिया 52, एरिया 53 और एरिया 54 जैसे अति गोपनीय ठिकानों पर भेज दिया गया, जो असल में हो सकते हैं उन्हें अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। एरिया 51 को इसलिए स्वीकारा गया ताकि उनको एक झांसे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। आम जनता तो ये देखेगी कि एरिया 51 में अब क्या हो रहा है, पर असली काम तो अमेरिका के दूसरे ठिकाने जिन्हें जमीन के नीचे बड़े पैमाने पर डेवलप कर लिया गया है वहाँ किए जा रहे हैं। इसके राज एक ऐसी रिपोर्ट खोलती है जिसका अभियान नवाडा रेगिस्तान में एक बड़े पैमाने पर गोपनीय तरीके से सुरंग खोदने का है। 17 मार्च 2018 रेचल, नवाडा। प्रसिद्ध पब्लिशर और यूएफओलॉजिस्ट जॉर्ज सोकोलोस ने इन सुरंगों की तहकीकात की, जिसमें पता चला कि एरिया 51 से करीब 150 किलोमीटर दूर गोपनीय तरीके से सुरंगों की खुदाई की जा रही है और खदानों में हीप ब्लीचिंग हो रही है, जो जमीन के नीचे एरिया 51 तक फैला है, जिसमें सुरंगों और बेसिस का बहुत बड़ा नेटवर्क है। साथ ही में अमेरिका के दूसरे सैन्य ठिकाने और एरिया 51 जमीन के नीचे चलने वाली एक हाई स्पीड ट्रेन के नेटवर्क से जुड़े हैं, जिसमें सिर्फ एरिया 51 ही नहीं, एरिया 52, साइन माउंटेन, डल्सी, लॉस एलामोस, अल्बाकर्की और रोजवेल भी आते हैं। अमेरिका के एरिया 51 में जो प्रयोग किए जा रहे थे वो वहीं तक सीमित नहीं रहे हैं। न्यू मैक्सिको के डल्सी शहर के उत्तर में एक माउंटेन चोटी है जिसका नाम है अर्चुलेटा पीक।
और लोगों ने दावा किया है कि वहां पर यूएफओज और सिगारनुमा अजीब यानों को देखा गया है। वैसा ही डेटन ओहायो में मौजूद है अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा खुफिया ठिकाना राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस एक ही ठिकाने पर मिलिट्री टेक्नोलॉजी, रिवर्स इंजीनियर, बायोलॉजिकल जीवों पर प्रयोग के साथ साथ खुफिया तरीकों से परगरी जीवों पर परीक्षण किए जाते हैं। बहुत से थ्योरिस्ट ने यह भी दावा किया है कि ये ठिकाना एरिया 51 से कहीं ज़्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है बल्कि इसके अंदरूनी सहायक कोनों में एलियन व्हीकल यानी यूएफओज भी रखे हुए हैं और इंसानों जैसे दिखने वाले उन्नत परगरी जीव भी मौजूद हैं जिन्हें हम एलियन कहते हैं। राइट पैटरसन के एयरफोर्स और हैंगर 18 में काम कर चुके रे सेमांस्की और लेफ्टिनेंट कर्नल मैरिन मगरूट ने मीडिया के सामने आके कहा कि उन्होंने राइट पैड के हैंगर 18 में एलियन टेक्नोलॉजी यानी यूएफओज और जीवित एलियन को देखा है जो दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसे था, जिसका सिर बहुत ही बड़ा और हाथ पैर की अंगुलियां लंबी और बड़ी थी, जिसने टेलीपैथी के जरिए मगरूट से बात की थी। तब साथ में आर्मी के सीनियर अधिकारी और पेंटागन के दूसरे बड़े आला अधिकारी भी मौजूद थे। 14 जून 1947 रोजवेल, न्यू मैक्सिको। एक अनजान यान रोजवेल के बाहरी इलाके में आके दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चश्मदीदों का कहना था कि ऐसे यान को पहले कभी नहीं देखा गया था। वो उड़न तस्तरी जैसा लग रहा था और उसके मलबे से जो लाशें मिली थी वो इस दुनिया के जीवों की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। कुछ ही दिनों में इस घटना ने दुनिया के लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जो रोजवेल यूएफओ क्रेश के नाम से जानी जाती हैं। पर अमेरिकी सरकार ने इस घटना को दबाने की कोशिश की। पहले तो एक प्रेस में इस घटना को स्वीकारा और कुछ ही घंटों बाद कहा कि यह बस एक वेदर बलून था। पर जब ये घटना हुई तब एरिया 51 का वजूद नहीं था, तो घटना स्थल से सारे पार्ट्स और एलियन बॉडी को राइट पैटरसन खुफिया बेस पर लाया गया, जिसका राज FBI के एक मेमो से खुला जो एनालिसिस के लिए राइट फील्ड में लाया गया था। वो रिपोर्ट ही असल में इसका राज खोल रही थी। राइट फील्ड के उस डिवीजन में आज भी उस यूएफओज के 73 साल पुराने अवशेष मौजूद होंगे, जिनको रिवर्स इंजीनियर करके एडवांस यान बना लिए गए होंगे, क्योंकि कई सारी घटनाओं में राइट पैड पर उड़ती यूएफओज को देखा गया पर उनकी छानबीन के लिए कोई भी सरकारी यान नहीं जाता। राइट पैटरसन में हो रहे परगरी संपर्क से जुड़े प्रयोगों पर आम लोगों का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि एरिया 51 जैसी जगह हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए। इसलिए राइट पैटरसन में चल रहे प्रोजेक्ट साइन और बंद कर दिए गए प्रोजेक्ट ब्लू बुक जैसी परियोजना में सिर्फ विदेशी यानों की नहीं बल्कि परगरी यानों की तहकीकात और वर्गीकरण किया जाता है। ये काम आज भी एरिया 51 के अलावा, जिसे एरिया 52 भी कहा जाता है, न्यूयॉर्क में भी किया जा रहा है। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर सेना का माउंटेक एयरफोर्स स्टेशन के अवशेष मौजूद हैं, जो फिलहाल देखने पर बंद पड़ा दिखाई देता है। पर एलियन यूएफओ खोजकर्ताओं का कहना है कि इस बेस के नीचे आज भी खुफिया प्रयोगशालाएं मौजूद हैं, जिनमें कुछ खास किस्म के प्रयोग किए जाते हैं। इन प्रयोगों में परगरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मॉन्टेक प्रोजेक्ट के नाम से खुफिया तरीके से विख्यात हैं, जिनमें खास तौर पर इंसानों पर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ सैनिकों के शरीर के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें सुपर सोल्जर बनाने के प्रयोग होते हैं और एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से रिमोट इन्फ्लुएंसिंग और रिमोट व्यूइंग जैसे प्रयोग किए जाते हैं, जिससे समय आने पर सैनिकों को किसी भी प्रकार के हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती। और ये ऐसा काम था जो सेना की सोच से बिल्कुल परे का काम था, एलियन टेक्नोलॉजी का। 16 दिसंबर 2017 वाशिंगटन DC। यूएफओलॉजिस्ट समुदाय के दबाव के बाद आखिरकार पेंटागन के अधिकारियों ने माना कि हाँ, एक खुफिया यूएफओ रिसर्च प्रोग्राम एटेप चल रहा था। पर इस प्रोग्राम में खास बात यह थी कि इसमें एक प्राइवेट कंपनी बिगलो एरोस्पेस शामिल थी। और ऐसा सिर्फ एटेप प्रोग्राम के साथ ही नहीं, और भी बहुत सारे खुफिया प्रोजेक्ट के साथ हुआ। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ? सरकार के खुफिया कामों में एक प्राइवेट कंपनी क्यों शामिल हुई? बल्कि सरकार के भी खुद के बहुत से खुफिया ठिकाने हैं। तो इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिकी सरकार ये जान चुकी थी कि जैसा एरिया 51 के साथ हुआ, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उन्हें एरिया 51 के अस्तित्व को कबूलना पड़ा, वैसे ही दूसरे गोपनीय सैनिक ठिकानों के साथ न हो जाए। तो इसका सीधा तरीका है कि आप ऐसे एलियन टेक्नोलॉजी से जुड़े खुफिया प्रोग्राम्स को एक प्रोटोकॉल से प्राइवेट कंपनी को सौंप दो, तो इन पर कोई शक भी नहीं करेगा और न ही इन प्राइवेट कंपनियों को फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का कोई डर है। और ये काम इतने खुफिया तरीकों से किया जाता है कि उस प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को भी पता नहीं चलता कि असल में वो कौन से प्रोग्राम का हिस्सा हैं। 26 मई 2015 अमेरिकन एयरफोर्स ने घोषणा की कि स्पेसएक्स, जो कि एरोस्पेस कंपनी है और इसके CEO हैं करोड़पति एलोन मस्क,
वो अब सैनिक उपग्रह लॉन्च में सहयोग करेगी, मतलब वो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े लॉन्चेस कर पाएगी। और बहुत से एलियन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में इस एरोस्पेस प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स से वो सारे गोपनीय परग्रही लॉन्च और प्रोजेक्ट करवाएगी जो धरती से बाहर अंतरिक्ष और दूसरे ग्रह पर होने हैं। और ये सरकारी कॉन्ट्रैक्टर मंगल जैसे ग्रह पर तहकीकात और रिसर्च कर पाएंगे अमेरिकी सरकार के लिए किसी को बिना जानकारी दिए। एलियन एक्सपर्ट्स का मानना है कि मंगल ग्रह से मिलने वाली कई तस्वीरें, आकृतियां और ऐसी विसंगतियों को देखकर लगता है कि मंगल ग्रह आज भी एलियन गतिविधियों का केंद्र है। इसलिए न सिर्फ अमेरिका बल्कि अपना भारत भी मंगल की ओर ज्यादा झुकाव दिखा रहा है। अपने देश भारत में भी कई ऐसे गोपनीय प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जो हम जैसे आम लोगों से छुपा कर किए जाते हैं। एलियन खोजकर्ताओं का मानना है कि सरकार के अंदर भी ऐसी कई शक्तियां हैं जो मानती है कि हम अभी इन सभी सवालों के जवाब पाने लायक नहीं हुए हैं, इसलिए इन सभी सच को बिजली के बाड़ों और सुरक्षा कैमरों के पीछे छिपा रहना चाहिए। पर इनके इतने राज तो हम अपने वीडियो में आपके साथ खोलेंगे ही, जितने कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पब्लिश किए हुए हैं। इस एपिसोड से आपके दिमाग में कई सवाल आए होंगे, उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कोई बड़ा टॉपिक होगा तो उस पर हम एक नया वीडियो भी बनाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक बटन दबाकर लाइक जरूर करना, ये हमें और ऐसे एपिसोड लाने के लिए प्रेरणा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर चालू कर लीजिए। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो जरूर कर लेना, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।